नीचे इम्तियाज़ अहमद और रजनीश कुमार की किताब है ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं इतिहास का, और इसी में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सेक्शन से ही क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? तो भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ, ये सभी हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में कौन जानकारी के स्रोत हैं? तो सभी हैं, भग्नावशेष भी हैं, धार्मिक ग्रंथ भी है, यात्रा वृत्तांत भी है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर सी है, यानी कि 2, 3, 4, 5। लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सासाराम से, रामपुरवा से, ये सभी से मिले हैं, पाटलिपुत्रा से नहीं मिले हैं। अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है सासाराम से। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है? प्राकृत है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है? लिपि जो है वो ब्राही है। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं? पाटलिपुत्रा से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सभी से। पाटलिपुत्रा से भी मिले हैं, राजगीर से भी मिले हैं, बराबर से भी मिले हैं। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर के ताम्रपत्र से। बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत के क्षेत्र के लिए वसातिनुल उन्स तिरहुत के क्षेत्र के लिए मूल्यवान वस्तु बुक है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन है? सभी हैं, इत्सिंग फाहियान, युआन चुआंग, ये सभी बिहार की यात्रा की है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुल्ला तकिया था। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया? तो फ्रांसिस बर्नियर जो था वो बिहार नहीं आया, लेकिन मैनरिक, पीटर मुंडी, जॉन मार्शल, ये सभी आया। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो ये मिर्जा नाथन की। बहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बेहबहानी की। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बेहबहानी की। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत कौन है? तो उपयुक्त सभी, कृति लता, कृति पताका, वन रत्नाकर, ये सब कृति जो है वो मिथिला के इतिहास के स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो सभी से मिले, चिरांद, चेचर, मनेर से मिले हैं। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो सभी से मिले हैं, लौरिया, रामपुरवा, अरेराज। बिहार के गया जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। बिहार के गया जिले के अप्सर से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त वंश के राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाग का लेख और शाहपुर एवं मंदर यानी बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रवर्ती गुप्त शासक के बारे में। पाल शासकों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर अभिलेख से, सभी से जो है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? तो अथर्वा वेद है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन है? तो अथर्वा वेद है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त क्या हुआ है? पालकाल का बौद्ध विहार। सराय टीला उत्खनन से प्राप्त हुआ है पालकाल का बौद्ध विहार। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय में जानकारी मिलती है तो मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला, कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन था? तो कन्नीधम था। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो कन्नीधम ने लगाया था। पुरातत्ववेत्ता कन्नीधम ने बिहार की में खोजा, सब खोजा, बस केसरिया स्तूप भी उसी ने खोजा, लहरिया अरेराज भी खोजा, बसाड़ में अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थलों को भी खोजा, सब कन्नीधम ने खोजा। विदेह के राजा जनक ने निष्क और स्वर्ण शतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में। विदेह के राजा जनक ने निष्क और स्वर्ण शतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो उपयुक्त सभी है, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक।
खरोष्टी, अरमाइक और गिरिप उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में ब्राही लिपि मिली है। खरोष्टी, अरमाइक ये सब अफगानिस्तान, ईरान की तरफ मिली है। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? अकबर। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? तो दीर्घ निकाय। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन सा ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है? तो दीर्घ निकाय देता है। सीयर उल मुताखिरीन। सीयर उल मुताखिरीन की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन तबतई ने। गुलाम हुसैन तबतई ने। मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों को सम्मिलित कीजिए। तो रियाजुस सलातीन हो गया, गुलाम हुसैन सलीम की कृति है। उसके बाद बी जो है, बी तारीख शेरशाही, ये अब्बास सरवानी ने लिखा है। सी जो है वो है बकियात मुश्तानी रिज़कुल्लाह ने लिखा है। डी जो है वो शेख कबीर ने लिखा है। अफसाना शाह, अफसाना जहाँ किसने लिखा है? शेख कबीर। अफसाना जहाँ शेख कबीर। और उसके बाद ई किसने लिखा है? तो बसातिनुल उन्स इख्तिसाम देहलवी। मुल्ला बेबहानी ने यात्रा की थी ईरान की। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है? फ्रांसिस बुकानंद का संकलित रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटी, लैंड सर्वे, सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम, इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज, ये सभी है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। अपसड़, गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर क्या दृश्य मिलते हैं? तो रामायण के दृश्य मिलते हैं। अपसड़ से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर क्या दृश्य मिलता है? तो रामायण के अवशेष मिलते हैं। प्राचीन बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है 40,000 ईसा पूर्व से। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं कुल्हाड़ी के फलक, चाकू, खुरपी, मृदभंड। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से मिला है। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। बिहार में चिरांद और चेचर, सारण और वैशाली किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग के। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सभी जगह से। प्रवर्ती अवशेष, ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद, चेचर, मनेर सभी से मिले हैं। ऐतिहासिक काल का आनंद हो गया। देखो, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, ये अनुमान थे। सी उत्तर वैदिक काल में था, लगभग 800 ईसा पूर्व में। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? लोहे का उपयोग। श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन थे? मगध और विदेह था, अंग और लिच्छवी भी था। श्रुति और किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्यतः 4 राज्य थे। वो कौन सा राज्य था? मगध था, विदेह था, अंग था और लिच्छवी था। वेद के किस ग्रंथ में बिहार को विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का साक्ष्य मिलता है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा प्राचीन राज्य प्रारंभ में बहुत दिनों तक आर्यव्रत के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास था? वो क्या था? तो मगध था। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो विदेह था। अथर्ववेद में ब्राह्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो मगध राज्य के लोगों के लिए किया गया है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्य में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। फिर आता है जनपद काल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसमें से 3। इसमें से कितने महाजनपद बिहार में वर्तमान बिहार में है? तो इसका आंसर है बी, 3 जनपद जो है वो बिहार में है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका आंसर है वत्स। बिहार के
किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? भागलपुर, मुंगेर क्षेत्रों में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद के अंतर्गत आते हैं? तो मगध में। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिवृज थी। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? तो ये चंपा नदी अलग करती है। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो बज्जी संघ। बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो उसका आंसर है चेंदी। बज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो बज्जी में था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था अंग महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मलल गणराज्य की। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो कुंडग्राम। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली में है। महावीर स्वामी के पिता का संबंध कहाँ से था? तो बज्जी संघ से था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी लिच्छवी की। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है तो इसमें कौन सा कार्य किया गया था? तो इसका आंसर है बी में आंसर है जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया और जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया और जैन धर्म को 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत प्रथम गए कहाँ? उरुवेला गए नहीं, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए। ठीक है ना, गौतम बुद्ध जब घर से त्याग किया तो सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए। गौतम बुद्ध को वहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। उरुवेला बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोधगया में गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी पर के किनारे। राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति से क्या कार्य किए गए? तो प्रथम बौद्ध संगति में जो है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन असूक्त और विनय पिटक में हुआ। प्रथम उज्बेक राजगीर में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में कौन सा कार्य हुआ था? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो कुछ द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था जिसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें जो किया गया कार्य था वो आंसर था बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, स्थाविर और महासंघिक में। श्वेतांबर और दिगंबर वो जैन से रिलेटेड है, लेकिन बौद्ध धर्म में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में, उसमें किए गए कार्य क्या थे? तृतीय बौद्ध संगति में कौन सा कार्य किया गया था? कुछ कठोर नियम बनाए गए थे तथा अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो डी सभी से रहा है। बोधगया, राजगीर, वैशाली सबसे रहा है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उसमें क्या था? सभी था, बाढ़, अग्नि और आंतरिक कलह। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। प्रसिद्ध बौद्ध सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा में। प्राचीन भारत के साम्राज्य मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत के में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिव्रज। महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश। मगध जनपद का संस्थापक कौन था?
महापद्मा, बृहद्रथ और जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ और जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब शुरू हुआ? तो बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो सभी के साथ किया था। कौशल देवी से भी किया था, चेलेना से भी किया था, क्षेमा से भी किया था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग को। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। राजगीर में दुर्ग और स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने करवाई? तो अजातशत्रु ने करवाई। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए कौन सी नर्तकी आम्रपाली चर्चित थी? वो वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन ने बनाया। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश की। सर्वप्रथम मगध की किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने। किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही। तो कलाशोक ने बनाया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर है कलाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा नहीं, वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामिर ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। मगध के किस शासक को कली का अंश और परशुराम का अवतार और क्षत्रियों का नाशक कहा जाता था? महापद्मानंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो सबसे पहले विलय जो था वो महापद्मानंद ने कलिंगा पर विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो था घनानंद। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित किलों को सुसज्जित किया और आगे चलकर पाटलिपुत्रा नगर बना? तो वैशाली के बज्जियों ने। मौर्य साम्राज्य देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य की सहायता से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्रा आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा आगमन कब हुआ था? 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस था। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है इंडिका में। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो मौर्य वंश का। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। पाटलिपुत्रा की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था अशोक के समय में, ठीक है ना। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मुगली पुत्र तिस्स ने।
पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही और जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया? तो कलिंग युद्ध को। अशोक का धम्म था एक नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो सबसे पहले वो बोध गया था। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो 10वें वर्ष की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो चंपारण से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो लौरिया, रामपुरवा, अरेराज तो है ही, रोमनीदेही नहीं है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। याशी प्राची प्रांत की राजधानी थी तो सिली नहीं, पाटलिपुत्र। प्राची और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना है लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद स्थित है कुम्हरार में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान और शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न तो बेतना कर सकते हैं? ये किसने कहा था? एरियन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा था कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं वरना देवों का महल है? ये किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य प्रसाद के बारे में किसने कहा था कि ये प्रसाद मानव कृति नहीं है? फाहियान ने। अशोक के शासन में गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीवकों के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। सी अशोक ने। सुदामा विश्व झोपड़ी चौपड़ और कर्ण का। कर्ण चौपड़, सुदामा विश्व झोपड़ी। गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो दशरथ ने करवाया था। मौर्यकालीन 4 चामर ग्रहणी अक्षी प्राप्त हुई है। दीदारगंज से। बिहार के किस स्थान से मौर्य के बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा मिली है? तो लोहानीपुर पटना से मिली है। पाटलिपुत्र नगर निर्माण सुंदरता का वर्णन किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनिशियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो बिंदुसार के समय में। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलिबुरोथा उपनाम धारण किया? स्ट्रैबो। यूनानी दूत डेमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो बिंदुसार। केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया? तो भावरू स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भावरू स्तंभ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो आजीवकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी। 5 सदस्यों की 6 समितियां संगठित थी। ये कथन किसका है? तो मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। केंद्रीकृत व्यवस्था थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के स्तंभ संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। देवनामप्रिय के नाम से किस शासक को अपने आप से संबोधित किया था? अशोक ने। धम्म महामात्र के कार्य क्या थे? धम्म की नीति का क्रियान्वयन करना, जन कल्याण के उपाय सोचना, लोगों के बीच दान वितरण करना। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक किसको कहते थे? तो न्यायिक अधिकारी को, सैनिक अधिकारी को, कर वसूलने वाले अधिकारी को राजुक कहा जाता था। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तीनों का, कौटिल्य, पन्नी और उपवार्ष। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्र स्थित राजा प्रसाद, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। सोन भंडार नहीं है। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है उपयुक्त सभी में। द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख से दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? आर्थिक संकट, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह। आर्थिक संकट कारण नहीं है। देखो, मौर्योत्तर बिहार हो गया। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो शुंग वंश का। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुटाराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? तो पुष्यमित्र ने।
पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय में हुआ था? शुंग वंश के। पाटलिपुत्रा पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था तो पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो कण्व वंश का। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की अंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो मित्र वंश के राजाओं ने। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से मिले हैं? तो बोध गया से। कनिष्क ने पाटलिपुत्रा की किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया था? अश्वघोष को। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सी आंसर है पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। कण्व वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। कलिंग शासक खारवेल मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग और मगध से। अंग और मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन रहा था? लिच्छवियों का। कुछ गर्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? कनिष्क था। गुप्तकालीन बिहार में आते हैं गुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। पाटलिपुत्रा में किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दोहित्र कहा था अपने आप को। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा में थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित की अनुमति मांगी थी? सी समुद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्रा में रहा था? तो 3 सालों तक। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्रा से था। गुप्त काल की एक सुंदर कृति की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो शाहाबाद। तो राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु और नाग नागिन के चित्र हैं। ये किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। ठीक है ना। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपति ने यहाँ से चिकित्सालय बनवाए थे। यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं दी जाती थी। किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। गुप्त संवत का आरंभ कब से हुआ था? 320 ईस्वी से। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। सौराष्ट्र और मालवा पर विजय किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयित कौन है? हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? नरसिंह गुप्त के समय में।
गुप्त काल विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। गुप्त काल जो था वो ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? बराहमिहिर, आर्यभट्ट और बराहीगुप्त। अब देखो, मध्य के परवर्ती गुप्त शासक, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। मगध की किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीता था? दामोदर गुप्त को। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? माधव गुप्त को। हर्षवर्धन की मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। मगध की किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वघोष अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन ने। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त था। मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त था। जीवित गुप्त द्वितीय था। मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया था? तो कृष्णगुप्त को। देखो, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उससे सुमेलित उपाधियां। देखो, हर्षगुप्त जो था उसकी उपाधि क्या थी? वीर योद्धा की, ठीक है ना। हर्षगुप्त वीर योद्धा था। कुमारगुप्त जो था वो महाराजा धीराज था, ठीक है, महाराजा धीराज था। कुमारगुप्त क्या था? महाराजा धीराज था। जीवित गुप्त क्या था? जीवित गुप्त जो था वो महाराजाओं सी का 3 है, राजाओं का सिरमौर था जीवित गुप्त। आदित्य सेन क्या था? परम भट्टारक था। आदित्य सेन जो था वो परम भट्टारक महाराजा धीराज था। मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो जीवित गुप्त ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक कौन था? आदित्य सेन था। मगध की किस प्रवर्ती गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्युआन की यात्रा की थी? आदित्य सेन के समय में। वान हुएन से। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है इसका कृष्णगुप्त। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। गुप्तोत्तर युग और बिहार। जैसे चीनी यात्री इत सिंह बिहार कब आया था? तो 673 ईस्वी में। इत सिंह 673 ईस्वी में इत सिंह आया था बिहार का भ्रमण किया था इत सिंह 673 ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा। चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आंसर है इसका नालंदा में। चीनी यात्री हुनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। हुनसांग ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किस वर्ष की थी? 635 में। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था। पालकालीन बिहार को देखते हैं अब हम। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो पाल वंश के शासक ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है? भागलपुर। पाथरघाट। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? हर्ष, धर्मपाल और देवपाल सभी ने दिया था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? देवपाल। पाल शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? महायान को। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था? तो देवपाल के समय में। तो नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव अनुदान दिया था? धर्मपाल ने। किस शासक ने उदंतपुरी में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? गोपाल ने। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हो गया था? तो पाल युग में।
बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की शैली में निर्णायक देन किसकी थी? धीमन और बिटपाल की। धीमन और बिटपाल पाल कला में थे। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और बिटपाल कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे धीमन बिटपाल। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा एवं कुकरीहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन बिटपाल किसके समकालीन थे? धर्मपाल और देवपाल के। चित्रित पांडुलिपि अष्ट साहसिक प्रज्ञा परित्र पंचरच किस युग के हैं? तो पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त होता है? नालंदा से। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे पाटलिपुत्रा से। पाल काल में श्री नगरभुक्ति कहा जाता था मगध को। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बाल देवपुत्र ने कहाँ विदेशी शरणार्थी के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? नालंदा में। मिथिला के कर्नाट वंश को देखो। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 ईस्वी में उसके शासनकाल में हुआ था, तो रामपाल के शासनकाल में। तो मिथिला और तिरहुत कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासक की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? 1378 ईस्वी में। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंधन का विकास हुआ? कर्नाट शासक के समय में। तिब्बती इतिहासकार धर्मा स्वामी तिरहुत आया था 1234 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो दोनों ही था, बी और सी, मुल्ला तकिया और धर्मा स्वामी। तुगारिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो राम सिंह देव था। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हरि सिंह एक महान समाज सुधारक था। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? हरि सिंह के देव में। अब मध्यकालीन बिहार देखते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय क्या थी? बिहार शरीफ उदंतपुरी की। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 में। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? बिहार शरीफ में। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? इंद्रयुम्न पाल था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। बिहार में के सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ थे। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध है? तो ताज फकी का। सल्तनत कालीन बिहार देखो। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अल्तुतमिश था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अल्तुतमिश था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अल्तुतमिश था। अल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो मुबारिज खान। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो तुगलक काल में। बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का। दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी बिहार शरीफ। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने रखा था? तुर्कों ने। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो तुगलक काल में। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां बिहार का प्रशासक किस काल में बना? तुगलक काल में। बिहार में तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक हैं मलिक इब्राहिम और मलिक बयां का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिरमपोश से भेंट किस सुल्तान ने की थी? तो फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख में मिलता है बिहार शरीफ में। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था?
उत्तर बिहार के कन्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में। 14वीं शताब्दी में तिरहुत में फिरोज ने किस वंश का शासन प्रारंभ करवाया था? तो बैनवार वंश का। तिरहुत के किस बैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो शिव सिंह। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत कौन है? तबकाते नासिरी। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार के किस सूबेदार ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो दरिया खां नूहानी ने। बिहार के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। वर्तमान क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? तबकाते नासिरी में। किस सुल्तान को तिरहुत को तुगलकपुर का नाम दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था। सुल्तान ने तिरहुत से अपने सिक्के जारी किए थे तुगलकपुर से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर को अनुदान दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक काल में बिहार के प्रांतपति पद पर आसीन रहे मलिक बयां और मजदुल मुल्क दोनों। दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया? सिकंदर लोदी ने। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ हुआ था? मुंगेर में। बिहार शरीफ स्थित मलिक बयां के मकबरे की विशिष्टता क्या है? तो दोनों ही है, यानी कि सलामी दीवारें अथवा लंबूतरा गुंबद। मनेर के स्थित बड़ी दरगाह में किसका मजार है? मखदूम यहिया का। चेरो और उज्जैनी वंश। देखिए, पूर्व मध्यकाल में सोन नदी की घाटी के क्षेत्र में किस जनजातीय राज्य का उत्थान हुआ था? खैरवार वंश का। पाल सत्ता के पतन काल के मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राज्य गठित किया था? भार जनजाति ने। 12वीं शताब्दी के पश्चिम बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर में कौन राज्य संगठित हुआ था? चेरो राज्य। चेरो राज्य का संघर्ष किन मुस्लिम राजवंशों के साथ हुआ था? तुगलक वंश से, सूरवंश से और मुगल वंश से। दलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? उज्जैनी राज्य से। चेरो शासकों को शाहबाद क्षेत्र में विस्थापित किसने किया था? उज्जैनियों ने। शेरशाह ने मुगल के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? चेरो शासक से। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन है? चेरो वंश। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत करी थी? तो फूलचंद ने। किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? फूलचंद ने। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ? उज्जैनी शासक के द्वारा। भोजपुर में उज्जैनी वंश का संस्थापक कौन था? तो संतन सिंह था। भोजपुर के उज्जैनी शासक की राजधानी कहाँ थी? उपयुक्त सभी बक्सर, बीटा और ढाबा सब जगह थी। भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन नहीं थे? तो बागमल नहीं थे। संग्रामदेव, राजा नारायणमल और राजा रामशाही, ये सब उज्जैनी शासक थे भोजपुर के। चांद और मुंडा जो चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिर से जुड़े थे, ये किससे संबंधित थे? शाहाबाद के चेरू से संबंधित थे। बिहार में अफगान राज्य। देखो, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन किसकी है? नूहानी कबीले की। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो दरिया खां नूहानी को। बिहार में नूहानी राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नूहानी। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जलाल खान को। सूर साम्राज्य और सूरी, 1540 से 1545 ईस्वी। सूर वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने, जिसके बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद नूहानी ने दी थी। शेर खान के पिता हसन खान कहाँ के जागीरदार थे? सासाराम के। शेर खान बिहार के किस शासक का संरक्षक था? तो जलाल खान का। बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध से में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था? तो सूरजगढ़ा के युद्ध के बाद। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोनों ही में पराजित किया था, चौसा में भी और बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में भी। शेरशाह का पटना के नवनिर्माण का वर्णन किसकी रचना में मिलता है? तारीख दाऊदी में। शेरशाह द्वारा अफगान राज्य की पुनर्स्थापना किस युद्ध के उपरांत की गई थी? कन्नौज और बिलग्राम युद्ध के बाद। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? सासाराम। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान कर्रानी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? तारीख दाऊदी में। शेरशाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया था? तो जब्ती प्रणाली शुरू किया था, सिकंदरी गज सन की डंडी का प्रयोग किया था, रुपये का प्रचलन किया था, सभी किया था। बिहार राज्य में स्थित सासाराम में किले का निर्माण किसने करवाया था?
तो शेरशाह ने करवाया था। कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया था? ग्रैंड ट्रंक रोड तो बनाया ही था, देश की भूमि का सर्वेक्षण भी कराया था, इबादत खाना बस नहीं बनवाया था, किसानों को पट्टा देना और कबूलियत प्रथा का भी शुरुआत इसी ने किया था। मुगल काल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना का नव निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी के, इस्लाम शाह के, हसन खान सूर के, सबके। शेरशाह के मकबरे के संबंध में क्या सही है? ये जो है ये चौकोर चबूतरे पर बना है, ये उपयुक्त सभी है। चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, इसकी छत एक भव्य गुंबद के रूप में है, ये झील के बीच में स्थित अष्टकोणीय आकार का है, सभी सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो 3 और 4, शेरशाह सूरी और इस्लाम शाह। प्रसिद्ध सूफी संत शेख बड़न किस अफगान शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह और इस्लाम शाह। अष्टकोणीय मकबरे की श्रृंखला में अंतिम मकबरा क्या था? तो इस्लाम शाह का। शेरशाह के अधीन बिहार में कितनी सरकारें थी? 7। शेरशाह द्वारा पटना जिले और नगर को बनाने में कितना खर्च हुआ था? तो 5 लाख रुपए। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। बिहार को मुगल साम्राज्य में प्रांत का दर्जा कब मिला था? 1580 में। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो बाबर ने किया था। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के सुल्तान से भेंट की थी? तो हुमायूं ने की थी। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो अकबर ने। किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो शाहजहां ने। मुगलकालीन बिहार में कितनी सरकारें थीं? तो 7 थी। अकबरकालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? राजा मान सिंह। बिहार किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? राजा मान सिंह ने। किस मुगल शासक ने समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो अकबर के समय में बिहार में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन सी इमारत है? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद। बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी क्या है? हाजीपुर की जामा मस्जिद। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना खर्च हुआ था? तो 1 करोड़ रुपया। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने में कितना खर्च हुआ था? 1 करोड़ रुपया। बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल कितना था? तो 1702 से 1712। राजकुमार अजीम का बिहार में कार्यकाल जो था वो 1702 से 1712 तक था। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या कितनी थी? 8 थी। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी? खोखरा देश छोटा नागपुर की विजय संपन्न हुई थी जहांगीर के समय में। कि सिख गुरुओं में किनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था? तो गुरु नानक का भी था, गुरु गोविंद सिंह का भी था और गुरु तेग बहादुर का भी था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया था? फर्रुखशियर के समय में। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? जहांगीर के समय में। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर के समय में। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था अकबर ने। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब ने। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? फर्रुखशियर। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? फर्रुखशियर का। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो बहादुर शाह प्रथम के समय में। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था? मिर्जा अजीज कोकलतास। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा था कौन? उपयुक्त सभी। मुगलकालीन बिहार का गवर्नर रहा था उपयुक्त सभी। सुजात खान, सईद खान, मुकर्रब खान। सुजात खान, सईद खान, मुकर्रब खान। डी। मुगल काल में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? सभी से होता था। एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबसे होता था। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? मनेर स्थित दौलत शाह का मकबरा। बिहार में मनेर में स्थित दौलत शाह का मकबरा बनवाया है इब्राहिम खान काकर ने। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा के संबंध में क्या सही है?
इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रयोग हुआ है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से पुरस्कार में से मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर को। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर ने। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। सी 1576। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। मुगल काल में किस के वर्ष बिहार को बंगाल का सूबे का अंग बना दिया गया था? तो 1733 में। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? 1733 में। आधुनिक बिहार को देखते हैं। बंगाल का नवाब और बिहार। देखो, नवाब अली वर्दी खान की बिहार में कार्यकाल कितना था? तो 1734 से 40 के बीच। बिहार को बंगाल का सूबा 1733 में बना दिया गया था और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बैठा था उसके शासन अधिकार के अंदर बिहार भी आ जाता था। तो बिहार में कब का शासन जब बंगाल के अधीन चला गया तो उस वक्त जो नवाब था, नवाब अली वर्दी खान, वो बिहार का भी नवाब था और बंगाल का भी नवाब था। वो उसका जो कार्यकाल था वो 1734 से 40 के बीच में था। अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया? 1740 में। बंगाल के नवाबों में किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने। 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हो गई थी? हैबत जंग की। 1748 में अली वर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था? अफगानों को। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्रथम नायब और नाजिम था? तो राजा राम नारायण। 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान कर दी थी? शुजाउद्दीन को। अली वर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? पटना के युद्ध में। बिहार में कहाँ अली वर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? फतुहा के समीप। बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? जैनुद्दीन हैबत जंग की। 1748 में जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या हो गई थी। ये भी नवाब था, इसकी हत्या हो गई थी बिहार में। जैनुद्दीन हैबत जंग नवाब था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित नहीं की? फ्रांसीसी ने नहीं की थी। बिहार से यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक सामग्री प्राप्त होती थी, सभी प्राप्त होता था, अनाज, शोरा, वस्त्र। अंग्रेज़ों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? यानी कि आयात सामग्री क्या थी? अंग्रेज़ों की जो बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? वो थी सभी, अनाज, शोरा, अफीम। किस अंग्रेज़ यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? जॉन मार्शल ने। अंग्रेज़ यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो शाहजहां के समय में आया था। यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियों की मुख्यतः उत्पादन केंद्र क्या था? भंडारण केंद्र था, ठीक है ना। तीसरा व्यापारिक केंद्र था और चौथा प्रशासनिक केंद्र था। तो भंडारण करता था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। अंग्रेज़ ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के समय में। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आया? सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली आए। अंग्रेज़ ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? आलमगंज, पटना में। अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरनाक कब बना? बी 1764 में। जॉब चरनाक जो था वो पटना में फैक्ट्री का प्रमुख बन गया था। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1632 में। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? 1774 में। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना? ट्रेवेर्नियर ने। ट्रेवेर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था, उसने माना। मुगल साम्राज्य के अंदर जो है पटना एक बहुत बड़ा नगर था और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो ट्रेवेर्नियर ने इसकी चर्चा की है। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताई थी? मैनरिक ने। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजारबाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज़ फैक्ट्री थी। अंग्रेज़ और बिहार। देखो, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था, ठीक है। 1757 में हुआ था और उसमें जो उपनवाब कौन बना था? मीरन बना था, मीरन। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो मीर कासिम।
बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने। अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाई थी? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त हो रहने के उद्देश्य से। बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब हुआ था? 1770 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जेम्स एलेक्जेंडर। धीरज नारायण को हटाकर शिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? 1767 को। पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। पटना के गोलघर का निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और इसका निर्माण जो किया था, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? जॉन गायस्टिन ने किया था। भारत में अंग्रेज द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन के संबंध में क्या सही है? बिहार में फौजदारी प्रशासन को 1790 तक अपने नियंत्रण में ले लिया था। 1866 में सारण जिले को 2 भागों में बांटकर सारण चंपारण बना था 1866 में। 1875 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर दरभंगा 2 में विभाजित कर दिया था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने प्रदान किया था? मीर जाफर ने। बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर अंग्रेज का विरोध प्रारंभ हुआ था। उपयुक्त सभी से राजा राम नारायण ने। पहलवान सिंह ने, कामगार सिंह ने, उपयुक्त सिंह ने, राजा राम नारायण ने। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक और तोप का कारखाना लगवाया था? तो मुंगेर में। मीर कासिम ने लगवाया था कासिम तोपखाना बाजार, कासिम बाजार, ये सब है वहाँ मुंगेर में। मीर कासिम ने बंदूक का कारखाना मुंगेर में बनवाया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। लेकिन डेट है इसका 23 सितंबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई थी? तो अंग्रेजों को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय प्राप्त हुई थी। 1781 में बिहार पटना के आसपास के क्षेत्र में हुए ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। सी ने, एक अभी दोनों, इकबाल अली खान ने और नारायण सिंह ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? एलिस ने। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो एलिस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो शिताब राय को। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था नवाब मीर कासिम ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? 26 लाख रुपए में। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो नवाब मुनीरुद्दौला का। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 का विद्रोह। बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में किसने बंदूक, गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अमर सिंह के नेतृत्व में। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? हरिकिशन सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश में सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तो तिरहुत के लोगों को। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा जगदीशपुर। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उसका संबंध था आजमगढ़ से। 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 और 46 में। पटना के 1857 के विप्लव में कौन नेता थे? पीर अली। कुंवर सिंह को जिस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी, वो कौन थे? ए, रीवा के राजा। रीवा के राजा अंग्रेजों के निष्ठावान थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो लीग्रैंड के साथ। कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए आजमगढ़ जिले के लिए फरमान दिए? अवध के शाह ने।
कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कानपुर की लड़ाई में। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया था? आजमगढ़ पर। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? सभी ने दी थी। हथुआ, पंडौल, बेतिया, इस सब के जमींदारों ने कंपनी को सहायता की थी 1857 के विद्रोह में। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? टेलर था, विलियम टेलर। पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह हुआ? 3 मई 1857, 3 जुलाई 1857 को। बिसेंटायर। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ, महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाई गई मंदिर को अंशतः तोड़ दिया है। ये कथन किसका है? बिसेंटायर का। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिक को हटा लिया गया था। इस जिलों का सही क्रम क्या है? बी, शाहाबाद, पटना और बिहार। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने चलाया था? अमर सिंह ने। किस पहाड़ी में अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध चला रहे थे? कैमूर की पहाड़ियों में। दानापुर के सैनिक को कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो 25 जुलाई 1857 को। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया? टेलर ने। किस क्षेत्र पर अधिकार कर कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया था? आरा पर। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? छपरा में। 1857 में मोहम्मद हुसैन खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? छपरा में। कुंवर सिंह ने अक्टूबर 1857 में से किसके मिलने का प्रयास किया था? तांत्या टोपे से। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? महाराजा जंग बहादुर ने। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 7 फरवरी 1860 को। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार प्रांत से किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले कहाँ हुआ था? पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। बिहार के राजा परगना राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित कर लिया था? तो हैदर अली खान ने। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। शेख भिखारी संबंधित 1857 के विद्रोह से। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? पीर अली से। पीर अली के नेतृत्व में। देखो, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 3 जुलाई 1857 को हुई थी। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी दे दी गई थी। कब दे दी गई थी? तो 7 जुलाई 1857 को ही दे दिया गया था। 3 जुलाई को पटना में विद्रोह शुरू हुआ था पीर अली के नेतृत्व में, और 7 जुलाई यानी कि 4 दिन के बाद 1857 में जो है उनको फांसी दे दी गई थी। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस वहाबी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया था? तो इसका आंसर है 1, 2, 3। मौलवी अहमदुल्लाह, बैजुल हक, मौलवी अहमदुल्लाह और मोहम्मद हुसैन। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया था। वो जिले कौन से थे? 1, 2, 3, 4 सभी थे। 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। सारण में, चंपारण में, तिरहुत में, पटना में। अन्य विद्रोह को देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संतालों के विद्रोह की अवधि क्या थी? 1855-56, 1855-57। अंग्रेजों के खिलाफ संताल के विद्रोह की अवधि थी 1855 से 1856, 57, 1855-56। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कानू, चांद भैरव सभी थे। कुल विद्रोह की अवधि थी 1881 से 1882। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन का आरंभ हुआ
1895 में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर राजमहल। 1866-67 में नील खेतिहरों में बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। चंपारण भी था और मुजफ्फरपुर भी था। 1866 से नील खेतिहरों में बिहार के विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। उसमें चंपारण भी था, मुजफ्फरपुर भी था, चंपारण भी था और दरभंगा भी था। आंसर इसका सी लग रहा है। मुंगेर का यातायात विरोध उद्देश्य था बकाश भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदार के स्वामित्वाधिकार नीति के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था, बख्श आंदोलन। बिहार में कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था, पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, उसके कौन सा जिला प्रभावित था, सभी जिला, सारण, वैशाली, पूर्णिया। वहाबी आंदोलन। तो बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है, तो वहाबी आंदोलन का। भारत में वहाबी आंदोलन कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, तो सैयद अहमद ने। वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था सामाजिक धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध और ब्रिटिश में सत्ता की समाप्ति। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे, तो 1821 में। 1830 के दशक में पटना केंद्र था वहाबी आंदोलन का। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे, इनायत अली, विलायत अली। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी, अहमदुल्ला को। वहाबी आंदोलन में अहमदुल्ला को पटना न्यायाधीश ने मृत्युदंड की सजा दी थी, लेकिन उसको काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य वहाबी कौन थे, अहमदुल्ला। विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी, 1854 में। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत वहाबी आंदोलन का नेता कौन बना था, इनायत अली। वहाबी आंदोलन के एक प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे, विलायत अली अब्दुल्ला के। मौलवी अब्दुल्ला के पिता विलायत अली थे। 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के वहाबियों के वकील थे पलाइडेन। पटना के वहाबियों की शक्ति समाप्त हो गई थी 1870-71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे वहाबी कैदियों की रिहाई करवा दी, लॉर्ड रिपन ने। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था, विलियम टेलर। वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर सदस्य ने अपना आध्यात्मिक नेता मान लिया था, तो सैयद अहमद बरेलवी को। वहाबियों के लिए सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था, सितना में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में क्या है, तो सी है, 1, 2, 3, 4 सभी है। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ था। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की और 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई। वहाबी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई, 1858 में। इनायत अली की मृत्यु के वहाबी नेता अंग्रेज के संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे, मकसूद अली। वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था, उपयुक्त सभी। 1852 में भी, 1863 में भी, 1858 में भी। वहाबी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी, अहमदुल्ला को, अब्दुल रहीम को और यहिया अली को भी हुई थी। अहमदुल्ला, अब्दुल रहीम और यहिया अली। पटना स्थित वहाबियों का केंद्र कहलाता है काफिला। वहाबियों से प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, फराइजी आंदोलन। वहाबियों से प्रेरित होकर बंगाल में यह आंदोलन, फराइजी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है ना। बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय।